हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 28 अक्टूबर और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट खबर होगी हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है? दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे अधिक ये मायने रखता है कि हम वास्तव में क्या हैं। ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का और इसका सीधा सा मतलब है दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं यह इतना जरूरी नहीं है। असली मायने इस बात के हैं कि हम खुद सच में कैसे इंसान हैं, यानी लोगों की राय से ज्यादा हमारी असलियत, हमारा व्यवहार और हमारे विचार महत्वपूर्ण है। दूसरों की सोच बदल सकती है या गलत हो सकती है, लेकिन हमारा असली चरित्र और सच्चाई हमें खुद पता होती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था जनजातीय गौरव दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 13 नवंबर, बी 14 नवंबर, सी 15 नवंबर या डी 17 नवंबर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 15 नवंबर। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। तो अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की। तो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि 2022 से ये जो योजना थी वो बंद थी। पहले केंद्र सरकार ने वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों के चलते इस योजना पर रोक लगा दी थी और इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस योजना को 1 अगस्त 2025 से शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसे कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन कोर्ट ने केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि गड़बड़ी की जांच अपनी जगह हो सकती है, लेकिन कानून के अनुसार गरीब मजदूरों का काम का अधिकार रोका नहीं जा सकता है। हालांकि इस फैसले का राजनीतिक दलों और श्रमिक संगठनों ने स्वागत किया है। इससे बंगाल के लाखों ग्रामीण मजदूरों के लिए आजीविका की राह फिर से खुलेगी और यह निर्णय गरीबों के अधिकार और सामूहिक संघर्ष की जीत है और दिखाता है कि कल्याणकारी योजनाएं किसी एक राज्य में हमेशा के लिए रोकी नहीं जा सकती। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं एक बार मनरेगा के बारे में। तो मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे कि 2005 में भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को काम करने के अधिकार की गारंटी देना है और इसमें हर पात्र ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिनों का अकुशल शारीरिक कार्य प्रदान करना होता है। इसका लक्ष्य ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो हाल ही में भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें कि भारत का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में विश्व के शीर्ष 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल होना है और इसी के साथ साथ बंदरगाह संचालन क्षमता को 2700 मिलियन टन से बढ़ाकर 10,000 मिलियन टन प्रति वर्ष करना है। ग्रेट निकोबार परियोजना जिसकी लागत जो है वो $5 बिलियन है। इसमें एक विद्युत संयंत्र, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, हवाई अड्डा को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी के साथ इसमें यह भी कहा गया है कि हमारी 11,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी तटरेखा जो है वो 13 तटीय राज्यों में फैली हुई है और समुद्री व्यापार हमारे जो है वो जीडीपी में 60% का योगदान देता है और आज वर्तमान में 100 से ज्यादा देश जो है वो भारत समुद्री सप्ताह में भाग ले रहे हैं। वहीं भारत लॉजिस्टिक लागत को 16% से घटाकर 9% करने का लक्ष्य रखता है और इसी के साथ सप्ताह के दौरान 10 लाख करोड़ रुपए के 680 MOU पर हस्ताक्षर करने की भी बात कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो न्यूज है कि क्या डोगरी भाषा जो है वो भारत में अपनी लोकप्रियता खो रही है। तो हाल के सालों में जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा के इस्तेमाल में लगातार गिरावट देखी जा रही है और यूनेस्को और केंद्रीय भाषा संस्थान की हाल ही में रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक भारत ने पिछले 50 वर्षों में 220 से अधिक भाषाएं खो दी है और इसी के साथ डोगरी भी खतरे में है। अगर बात करें डोगरी की तो जम्मू कश्मीर की ये प्रमुख भाषा है, जिसे 2003 में संवैधानिक मान्यता मिली और 2020 में इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। शिक्षा और प्रशासनिक स्तर पर इसकी उपस्थिति बहुत ही सीमित है। इसका मेन कारण ये भी है कि वैश्वीकरण, प्रवासन और आर्थिक अवसरों की खोज के चलते जो युवा पीढ़ी है वो हिंदी और अंग्रेजी की ओर झुक रही है। हालांकि डोगरी के पतन के प्रमुख कारण भी बताए गए हैं इस रिपोर्ट में। तो सरकारी नीति की कमी सबसे पहली कारण बताया गया, जिसमें कि 48% उत्तरदाताओं का मत है कि सरकार ने डोगरी को पर्याप्त नीतिगत समर्थन नहीं दिया है। हालांकि उर्दू, हिंदी और कश्मीरी की तुलना में संस्थागत सहयोग भी बहुत कम है। वहीं रोजगार और करियर से जुड़ाव की बात करें तो 43.2% लोगों का मानना है कि डोगरी का रोजगार से कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता है। अब पीढ़ीगत अंतर की भी बात कर लेते तो 60 वर्ष से अधिक आयु वाले जो व्यक्ति हैं वो डोगरी बोलने में सर्वाधिक सक्षम है, सर्वाधिक दक्ष हैं।
वहीं 41 से 60 आयु वर्ग वाले जो लोग हैं उसमें लेखन दक्षता जो है वो तेजी से घटकर केवल 0.25% रह गई है, जो भाषा में साक्षरता में क्रमिक गिरावट को दर्शाता है। वहीं 20 वर्ष से कम आयु वर्ग की बात करें तो ये डोगरी पढ़ने और लिखने में इसमें जो है वो 0% दक्षता दिखाई देती है। वहीं ग्रामीण शहरी विभाजन पर भी एक नजर डाल लेते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में 56% लोग डोगरी बोलते हैं और 15% लोग लिख सकते हैं। वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में 45% लोग डोगरी बोलते हैं और मात्र 4% लोग ही लिखने में सक्षम है। हालांकि ये जो पूरी सिचुएशन है इसमें डोगरी भाषा को 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो ये है कि जो जनगणना स्थगित हो गई थी उसके कारण इस बारे में अपडेटेड जो है वो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि कितनी भाषाएं संकटग्रस्त हैं और कहां पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। और जब तक ये हमारे पास जानकारी नहीं होगी तब तक जागरूकता और नीति दोनों ही अधूरे रह जाएंगे। और दूसरा कारण ये भी है कि हमें इस मानसिकता को त्यागना होगा कि केवल अंग्रेजी को ही प्रगति मिलती है, यानी कि जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है वही लोग अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमें इस मानसिकता को भी त्यागना होगा। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 5,532 करोड़ रुपए की 7 नई परियोजनाओं की घोषणा की है, जिनमें की 5 परियोजनाएं तमिलनाडु में जबकि एक परियोजना मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में स्थापित होंगी। और आपको बता दें कि ये निवेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तहत निजी कंपनियों यानी प्राइवेट कंपनीज द्वारा किए जा रहे हैं और इसका उद्देश्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। अब इसी के साथ इसमें मुख्य निवेशक और परियोजनाओं की भी बात कर लेते हैं। केन सर्किट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल, सब असेंबली और लैमिनेट बनाने के लिए विनिर्माण इकाइयां स्थापित करेगी, जो कि चेन्नई और थूथुकुडी में स्थापित होगी। अब केन्स के 3,280 करोड़ रुपए का निवेश इसमें किया जा रहा है, जो कि निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 87%। वहीं इसी के साथ मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो क्रमशः SRF लिमिटेड और सिरमा स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इनका जो है क्रियान्वयन किया जाएगा। इसी के साथ होसूर में स्थित है एसेंट सर्किट प्राइवेट लिमिटेड। ये भी 999 करोड़ रुपए के निवेश से तमिलनाडु में PCB के लिए एक सुविधा का निर्माण करेगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि इन परियोजनाओं से 44,406 करोड़ के उत्पादन और लगभग 5,195 नए रोजगार सृजित होंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। तो भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित सर्वेक्षण पोत इक्षक को 6 नवंबर 2025 को नौसेना बेस कोची में शामिल किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये अपनी तरह का तीसरा जहाज है और ये प्रेरण उन्नत अत्याधुनिक प्लेटफॉर्मों के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो कि क्षमता वृद्धि और आत्मनिर्भरता की गति को आगे बढ़ाता है। इसका निर्माण जो है वो गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इसकी देखरेख कोलकाता द्वारा जहाज उत्पादन निदेशालय और युद्धपोत देखरेख टीम करेगी। और आपको बता दें कि इक्षक जो है वो 80% अधिक स्वदेशी सामग्री का प्रतीक है, जो कि आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। और आपको बता दें कि इसे दोहरी भूमिका क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है, जो कि मानवीय सहायता और आपदा राहत मंच के रूप में और आपात स्थिति के दौरान अस्पताल के जहाज के रूप में सेवा देती है। वहीं इक्षक जो है ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए समर्पित आवाज के साथ पहला SVL जहाज भी है, जो कि भविष्य के तैयार बेड़े के प्रति भारतीय नौसेना के समावेशी और प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो हमने देखा है कि जहाज का नाम इक्षक है, जिसका अर्थ है द गाइड, जो कि सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने के मिशन को दर्शाता है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब बारी है हमारे आज की अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न है, इक्षक का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन है A मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, B गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, C कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड या D गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।